ये है वो टैरिफ वॉर का मीम। सब पर टैरिफ लगा रहे, जीरो टैरिफ वाला कौन था ये? एक मिनट इसको वापस बुलाओ। अरे वाह, ये तो सबसे बड़ा दुश्मन था अमेरिका का। हाँ, कमाल है भाई। भारत पे 26%, 37%, 47%। शक्लें देखते जाइए पे। आहा, 20% मैडम पर। पूरे यूरोपियन यूनियन पर 32%। 10% बड़ा कम लगा है भाई। 10%, अरे बहुत कम लगा है इन पर। 30% इन पर लगा दिया, 29% इन पर लगा दिया, 15% इन पर लगा दिया, 0% इन पर है भाई, क्योंकि इनसे कोई डील हो ही नहीं रही है। 30% टैरिफ इन पर, 24% जापान पर, भारत पर 2% ज़्यादा है, लेकिन पाकिस्तान से कम है। और ये तमाम सारी एआई क्रिएटेड जो आप देख रहे हैं इस समय सोशल मीडिया पे बहुत वायरल है। तो जो टैरिफ जो लगाए हैं ट्रंप ने, इसने खलबली पूरी दुनिया में मचा दी है। ये देखने में आपको जितना आनंददायक लग रहा होगा, जितना आप इसमें मज़े ले रहे हैं, आप एक चीज़ को समझिए, उतना ही खतरनाक ये आपके लिए साबित हो सकता है। आपकी नौकरियों पर भी गाज गिर सकती है। और डेफिनेटली इसका सब पर इफेक्ट आएगा, बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट आएगा। तो जो टैरिफ है उसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं करी थी ट्रंप ने, और एक इकोनॉमिक वॉर जिसे कहेंगे हम, वो पूरी दुनिया पर डिक्लेयर कर दिया था। क्यों, कैसे, किस लिए, समझना होगा आपको। सारी चीज़ों का आज डिकोड करेंगे, और इसके साथ में ये भी देखेंगे कि मिस मी येट। तो जो टैरिफ की घोषणा ट्रंप ने करी थी वो बड़ा भयानक रूप उसने लिया, और आप सबके सामने जो टैरिफ की जो कहानी है, समझने वाली बात यह है कि टैरिफ जाएगा कहाँ। कल रात को टैरिफ जो है वो चाइना पर लागू हो चुका 104% का। कल डेट निकल गई, उन्होंने 8 तारीख दिया था, 8 तारीख की शाम तक खेल खत्म। उसके बाद तो 104 का टैरिफ चाइना के ऊपर लागू हो गया था कल, क्योंकि चाइना ने कोई जवाब नहीं दिया था। चाइना ने भी ट्रंप के ऊपर जो है टैक्स बढ़ा दिया था, टैरिफ बढ़ा दिया था। उसको लेकर चाइना से एक अनोखा विवाद, एक अनोखा वॉर छिड़ गया। ये इकोनॉमिक वॉर है सर। ये आपके जो वर्ल्ड वॉर आप देखते हो उससे कई गुना ज़्यादा घातक, कई गुना ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे देश बन और बिगड़ जाएंगे। बनेंगे तो बहुत कम, बिगड़ बहुत सारे जाएंगे। और अगर ये आर्थिक सुनामी आई तो आप इसको समझ लीजिएगा, ना मार्केट बचेगा, ना प्रॉपर्टी बचेगी। अगर ये आर्थिक सुनामी आ गई तो याद है ना, वो 1 यूरो में 65 रुपये में उस समय जो बिक रहा था घर यूरोप में, बबल बस्ट, द ग्रेट होम लोन बबल बस्ट, रियल एस्टेट बबल बस्ट। तो वो बबल बस्ट सारे सेक्टर में आएगा। ऐसा त्राहिमाम बचेगा कि जिसको कोई समझ नहीं पाएगा कि क्या हुआ। आप सोचिए कि सारे विकास कार्य सब जगह के रुक जाएंगे अगर ये ट्रंप ने रोका नहीं इसको तो। ठीक है ना। कुछ कमेंट लेता चलूँगा बीच बीच में, उसमें आप लोगों को, कुछ लोगों को असुविधा भी होगी, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अभी इन रियलिटी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। दीपेंद्र दास जी कहते हैं, व्हाट इज ट्रंप ट्राइंग टू डू, ही हैज़ डन टैरिफ फ्लिप फ्लॉप मल्टीपल टाइम्स, कभी टैरिफ ऑन कभी पॉज मल्टीपल टाइम्स, ये चल क्या रहा है, एक्सप्लेन। दीपेंद्र दास जी बिल्कुल उसी के लिए आए हो। नारायण शंकरमन जी आइए, बहुत बहुत स्वागत है, जय श्री राम। सज्जन भदौरिया जी कह रहे हैं, सर हज़ारों साल तक भारत पर मुगलों ने राज किया, फिर 200 साल अंग्रेजों ने राज किया, उसके बाद भी ठाकुर और ब्राह्मणों ने सबका शोषण कैसे कर लिया, पता नहीं भाई साहब कैसे कर लिया, लेकिन फ़िलहाल तो अभी कोई और शोषण कर रहा है। अपन पहले उसकी बात करते हैं, फिर इस बारे में भी बात करेंगे, है ना। तो ट्रंप ने 104% का टैरिफ लगा दिया। इस पूरे टैरिफ घटनाक्रम में किसका फ़ायदा किसका नुकसान होगा वो तो वक्त बताएगा, लेकिन सबसे पहले हम देखें कि ट्रंप ने जो 104% का जो टैरिफ लगाया था उस पर उनका क्या कहना था 7 अप्रैल को। As you know, against my statement, they put a 34% tariff on above what their ridiculous tariffs were already. And I said, if that tariff isn't removed by tomorrow at 12 o'clock, we're putting a 50% tariff on above
the tariffs that we put on. 美方 तो जरा समझिए, पहले ट्रंप ने टैरिफ लगाया, चाइना ने इसके बाद टैरिफ लगाया, ट्रंप ने फिर टैरिफ लगा दिया 50% का और 104% हो गई कहानी। ये तो पीछे की कहानी है, जब इतने सारी न्यूज़ में हम उसको कवर नहीं कर पाए थे, ठीक है, जो हमारे पास स्लाइड बची रह जाती है। ये तो तब की कहानी थी, अभी और बहुत सारे घटनाक्रम हो गए, लेकिन 125% का 104% का टैरिफ जो इन्होंने बोला, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद देखते हैं क्या चाइना को कुछ फर्क पड़ा। 滥施关税，严重侵犯各国的正当权益，严重严重违反世界贸易组织规则，严重损害以规则为基础的。 तो चीन को कुछ फर्क नहीं पड़ा। चीन ने तो स्पष्ट रूप से कह दिया, बोले भाई अमेरिका जो कर रहा है वो गलत है, WTO का उल्लंघन कर रहा है, वो एब्यूज कर रहा है अपने टैरिफ को, इन्फ्रिंज। एंटरटेन नहीं करेंगे और इस चीज़ को हम बहुत गंभीरता से लेंगे और चाइना के हितों का जो हमको, व्हाट द हेल, यहाँ से तो सब कुछ सही चल रहा है, ये बदतमीजी आज होगी। चलिए, कुल मिलाकर ट्रंप ने ये बोला 7 तारीख को कि डेडलाइन खत्म हो जाएगी। 8 तारीख को हमने जो उनको टैरिफ लगाए थे उसके बदले में उन्होंने टैरिफ, ये डेडलाइन पहले वाले टैरिफ की नहीं है, पहले वाले टैरिफ तो लगा दिए, वो तो 1 अप्रैल को उसकी डेडलाइन निकल गई। अब इसके बाद इन्होंने, चीन ने टैरिफ बढ़ा दिया अमेरिकन सामान पे जो उसके आ रहा है, तो बोले उन्होंने बढ़ा दिया तो हम भी बढ़ा देंगे 50% टैरिफ, और जो था उसके ऊपर 104 पे पहुंच गई कहानी। और बोले 8 तारीख तक का समय है, 8 तारीख तक यदि मान गए तो ठीक है, नहीं हटाया तो हमारा टैरिफ चालू हो जाएगा। 8 तारीख से वो टैरिफ इनका चालू हो गया। बदले में चीन ने घुटने टेकने के बजाय चीन ने बोला हमें इस तरह की टैक्टिक से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी दादागिरी जो आप कर रहे हो WTO के, जो देखिए WTO तो मर गया बेचारे, कब्र में जाके चला गया। WTO कौन लेकर आया था? अमेरिका, अपने फायदे के लिए, ठीक है, उसको जो फायदा चाहिए था तो वो अपना फायदा लेकर आ गया। अच्छा, क्यों लेकर आया इसको तो 2 मिनट के लिए, 2 मिनट में समझाता हूँ कैसे। अमेरिका में वेजेस बढ़ चुकी थी, सामान महंगा हो गया था अमेरिका का, दुनिया में वैसे ही नहीं बिक रहा था। अमेरिका ने दूसरी दिमाग लगाया, उसने क्या किया, उसने टेक्नोलॉजी अपने पास रखी, उसके बनाने के राइट से नहीं, फैक्ट्री दूसरे को दे दी, बोले बनाओगे तुम पर टेक्नोलॉजी मेरी है, सर्विसेज मेरी हैं, उसके अंदर के जो पेटेंट्स हैं वो मेरे, चाइना में बन जाएगा, बस बनाकर बेच दो। तो उसने बेसिकली क्या किया, आप ज़रा समझिएगा। जैसे मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ, फ़र्ज़ कीजिए कि ये आपके पास में एक मॉस्किटो रेपेलेंट है, ये अगर मैं अपने यहाँ बनाता हूँ, मेरे यहाँ डॉलर जो है वो मेरे जो वेजेस हैं वो $20 पर घंटे की हैं, और चाइना में $20 से कम में, $10 में पूरे दिन भर आदमी काम कर रहा है। तो उसने क्या किया, जो सामान उसके महंगा हो रहा था, जो इन्फ्लेशन उसके मार पड़ती, उसको सस्ता करने के लिए उसने पहले चीन को दिया। अब जब उसको समझ में आ रहा है मेरी इकोनॉमी डामाडोल हो रही है, तब उसने टैरिफ वाला वॉर लागू कर दिया। तो WTO उस समय लेकर आए थे कि फ्री ट्रेड होना चाहिए, है ना, तो फ्री ट्रेड के ज़रिए इन्होंने इस चीज़ को जो है लागू किया। और अब इसके बाद में क्या किया कि अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए, जब खुद के ऊपर संकट आ रहा है, तो इन्होंने सबके ऊपर टैरिफ लगा दी। बेसिकली क्या करना चाह रहे हैं वो अभी आपको 2 मिनट के अंदर समझ में आएगा। तो चीन ने जो है झुकने से मना कर दिया, बोले हम इस प्रकार की इंटिमिडेटिंग भाषा और इस प्रकार की भाषा को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते, और हमें जो चाइना के और चाइनीज़ लोगों के हित में होगा हम वो काम करेंगे, हर वो स्टेप उठाएंगे जो उनके हित में होगा। इसके बाद जो है चीन ने इनके ऊपर जो टैरिफ बढ़ाए थे वो लागू रखे। कुल मिलाकर ट्रंप ये चाह रहे थे कि हम जो है इनको दबा लेंगे, डरा लेंगे, पर ऐसा हो नहीं पाया। इसके बाद जो ऑफिशियल स्टेटमेंट जो आए, वो ऑफिशियल स्टेटमेंट भी देख लीजिए आप अमेरिका के। The president's message has been simple and consistent from the beginning. To countries around the world, bring us your best offers and you will listen. Deals will only be made if they benefit American workers and address our nation's crippling trade deficits. America does not need other countries as much as other countries need us, and President Trump knows this. He's going to use the leverage of our markets and our country to the advantage of the people he was sworn in to represent. On the other hand, countries like China, who have chosen to retaliate and try to double down on their mistreatment of American workers, are making a mistake. President Trump has a spine of steel, and he will not break, and America will not break under his leadership. He is guided by a firm belief that America must be able to produce essential goods for our own people and export them to the rest of the world. A strong America cannot be solely dependent on foreign countries for our food, medicines, and critical minerals. And America must always maintain a robust defense supply chain.
Reprioritizing and strengthening our manufacturing industry are essential national and economic security issues of the utmost importance to President Trump. By focusing on supercharging the onshoring of American manufacturing, the president is already delivering on his promise to usher in an economic golden age for our country. तो जितनी जोर से दहाड़े थे उसके बाद में जैसे ही चाइना का स्टेटमेंट आया था, उस स्टेटमेंट के बाद थोड़ा सा कूल हो गए कि आपके पास जिस देश के पास में अगर अच्छे ऑफर है तो लेकर आइए, हम बात करने को तैयार हैं। ये इनकी स्पोक्स पर्सन ने बोला, व्हाइट हाउस की। देखते जाएगा एक के बाद एक के बाद एक। लेकिन असलियत में क्या हुआ, इसके बाद क्या घटनाक्रम हुआ, चीन तो माना नहीं, तो चीन पे 104% टैरिफ वाला बात फिर आ I गई। just want to point out one thing, that the president, everybody in Washington, whether they want to admit it or not, knows that this president is right when it comes to tariffs and when it comes to trade. In fact, Democrats have long said that the United States of America has been ripped off by the countries around the world. They just don't want to admit it now because it's President Trump who is saying that. In June of 1996, Nancy Pelosi spoke on the House floor. She urged her colleagues at the time to fight against the status quo trade policies that had contributed to America's trade deficit with China. In fact, Nancy Pelosi said, how far does China have to go? How much more repression? How big a trade deficit? How many jobs have to be lost for the American workers? How much dangerous proliferation has to exist before members of this House of Representatives will say, I will not endorse the status quo? Those are the words of Nancy Pelosi in 1996. While President Trump is finally answering her call 27 years later, Nancy Pelosi can thank President Trump today for the 104% retaliatory tariff that will be going into effect on China. In 2007, Chuck Schumer spoke of our nation's crippling trade deficit, saying these are the kinds of records the American people don't want us to be breaking. The administration needs to move beyond words, take action now to reverse a trend that threatens our prospects for future economic growth. And Chuck Schumer said that in 2007. Finally, in 2025, President Trump is taking action. Recently defeated Democrat Sherrod Brown said on deficits in 2012 that our deficit then at China had reached an all-time high, and it was on pace to receive last year's record. The trade deficit had cost American workers millions of jobs at the time. These are the words of Democrats years ago. It is about time America finally has a president who is taking action to restore those millions of jobs back to the United States of America, to boost our manufacturing industry. He's doing what's right for the American people. It will take a lot of labor. It will take a lot of effort. That's exactly what the American people elected this president to do. इसके बाद में जो है जब चाइना नहीं माना तो 104% के अपने टैरिफ को इन्होंने, इनकी स्पोक्स पर्सन ने वैलिडेट किया कि इससे पहले जो नैंसी पेलोसी भी कर रही थी, दूसरी पार्टी भी बोल रही थी, ये भी बोल रहे थे, वो भी बोल रहे थे। कुल मिलाकर बात यह है कि टैरिफ तो लगा दिया, दूसरे ने भी पलट के लगा दिया, अब तो फंस गए, अब क्या करें। तो एक तरह से टैरिफ वॉर चालू हो गया। और टैरिफ वॉर जब चालू हुआ तो अभी तो ये बोली थी कि बाकी सारी कंट्रीज़ के लिए हम तैयार हैं, वो अपना लेकर आए जो मसौदा उनके पास में, और उसको सुनेंगे। अगर आपके पास अच्छा ऑफर है तो ऑफर लेकर आइए, हम उसके अनुसार आपकी कंट्री के साथ डील करेंगे, सुनेंगे। चलिए, लेकिन ट्रंप का क्या कहना है, ट्रंप की लैंग्वेज भी सुन लीजिए। Any deal, you guys, some of you work for companies, your companies are peanuts, I don't care how big they are. Compared, this is the largest transaction in the history of our country. And don't let some of these policies go around saying, because I'm telling you, these countries are calling us up, kissing my ass. They are. These are calling us up, kissing my ass. They, kissing my ass, kissing my ass. They are dying to make a deal. Please, sir, make a deal. I'll do anything, sir. And then I'll see some rebel Republican, some guy that wants to grandstand, say, I think that Congress should take over negotiations. Let me tell you, you don't negotiate like I negotiate. Congress takes over negotiating, sell America fast because you're going to go bust it. You don't. I just saw today a couple of your congressmen say, I think we should get involved in the negotiation of the tariff. So that's what I need. I need some guy telling me how to negotiate. Countries are dying to negotiate. Countries are kissing my ass. ये ट्रम्प साहब का कहना है। बात तो सभी देशों से हुई थी, प्रधानमंत्री मोदी ने भी बात करी थी, पर इस तरह की भाषा का उपयोग जो उन्होंने किया वो सबके ऊपर जाता है, किसी एक के ऊपर नहीं। चीन के ऊपर भी जाता है, सबके ऊपर जाता है। आई डोंट थिंक एटलीस्ट इंडिया विल एवर किस एनीबडीज एज फार एज टैरिफ आर कंसर्न्ड। अगर अमेरिका भूल गया तो अमेरिका याद कर ले, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय पर आपने हम पर पूरे सैंक्शन लगा दिए थे, 100% सैंक्शन लगा दिए थे, घंटा फर्क नहीं पड़ा था हमको। आपकी भाषा में आपकी भाषा की तरह ही जवाब दिया जाएगा, ठीक है। तब भी फर्क नहीं पड़ता, आज भी फर्क नहीं पड़ा। अब ये सारी कहानी चल क्यों रही है, क्या हो गया? क्योंकि टैरिफ तो लगा दिए, ये तो आपने समझ लिया, टैरिफ लगा दिया, फलान कर दिया, ठिकान कर दिया, लेकिन क्या हिसाब किताब लगा नहीं पाए थे क्या कि टैरिफ का क्या अंजाम क्या होगा? चलिए मैं आपको समझाता हूं आखिर टैरिफ लगाए क्यों गए थे। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। इन टैरिफ के पीछे की कहानी वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। इन टैरिफ के पीछे की कहानी कुछ और ही है, और वो उनके खुद के लोग बता रहे हैं, खास लोग। 104% tariffs on China are not enough. I'm advocating 400%. I do business in China. They don't play by the rules. They've been in the WTO for decades.
They have never abided by any of the rules they agreed to when they came in for decades. They cheat, they steal IP. I can't litigate in their courts. They take product, technology, they steal it, they manufacture it, sell it back here. Never has an administration. 400% tariffs. I want Xi on an airplane to Washington to level the playing field. This is not about tariffs anymore. कहते हैं कि 104% टैरिफ तो कम है, 400% टैरिफ लगना चाहिए चाइना के ऊपर। ये वहां के एक्सपर्ट हैं। लोग हिल गए इनकी बात सुनकर। बोले चाइना क्या करता, आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जिसकी मैंने कल बात करी थी, भारत में जिसका मिलता ही नहीं है। आप लोगों ही नहीं मिलता प्रॉपर्टी, आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या रजिस्टर कराओगे? सबसे गंदा डिपार्टमेंट है भारत सरकार का ये। आपके तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, नोबडी कैन डू बिजनेस इन इंडिया, डू यू नो दैट? आपके इतने गंदे लोग वहां बैठे हुए, इतने गंदे आपके बाबू लोग हैं, इतने गंदे आपके सरकारी कर्मचारी हैं, जीवन में कुछ नहीं करने देंगे, किसी को नहीं कर। ये फेलियर्स हैं, दीज ब्लडी फेलियर्स, दोज हु आर सिटिंग देयर, पैसे देकर जो नौकरी में आए, बाबू बनकर बैठ गए। एक क्लर्क बैठकर एक रिसर्च करे हुए व्यक्ति को बताता, मैं भैया इतना नहीं हो पाएगा। आप बात करते हो कि आप देश को आगे लेकर जाओगे। मेक इन इंडिया में आपने इतनी सारी कंपनियां विदेशी बुला ली, भारत की कौन सी कंपनी आगे बढ़ी बताना जरा। हो रहा है मेक इन इंडिया, लेकिन विदेशियों से हो रहा है। सैमसंग ने आके प्लांट डाल लिया, भारत ने एक भी कोई भारत की कंपनी निकल कर आई स्टार्टअप कि मैंने पैनल बना लिया और इससे सस्ता बना दिया, आएगी नहीं सर। आपका माहौल बहुत गंदा है। आपके जो बैठे हुए ना ये जो क्या कहते हो आप इनको, सो कॉल्ड बाबूस, ये जीने नहीं देंगे आदमी को। तो खैर ये कह रहे हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हमारी चोरी कर ली, यानी जो इजाद इन्होंने किया वो सारा वो चोरी करके मैन्युफैक्चर करके वापस इनको भेज दे रहा है। भाई साहब एक बात बताइए, कौन सी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपकी चोरी करी है? एक मिनट, मैं इनकी बात पर आ रहा हूँ। डुप्लीकेट बनाता है वो, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई दो राय नहीं। आईफोन भी डुप्लीकेट बनता है और टकाटक बनता है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो आईफोन जैसा नहीं होता, उसमें काफ़ी डिफरेंस होता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आप तो खुद ही दे रहे हो ना बनाने के लिए, है ना। और उसके बाद अगर वो कॉपी कर रहा है, चोरी कर रहा है, तब तक तो आप बड़े खुश थे, जब तक पूरी दुनिया में बेच रहा था। जब आपके जाने लगता है, जब आपको नुकसान होने लगता है, तब आपको लगता है, तब आपको अचानक आपको याद आया WTO के नियम नहीं मान रहा। तो ये तो भारत 30 साल पहले से चिल्ला रहा है। हाँ, ऑलमोस्ट आज 30 साल होने को आ रहे हैं। 97-98 से तो मैं ही सुन रहा हूँ है। और क्या पायरेसी करी है चाइना ने, हर चीज़ में पायरेसी करी है, दबाकर हिंदुस्तान में माल बेचा है, तब कुछ नहीं समझ में आया, आज समझ में आ रहा है। खैर बात अभी नहीं है, टैरिफ क्यों आ रहे हैं आगे सुनिए, खुद ही बताएंगे अपने मुंह से। Nobody has taken on China yet, not the Europeans, no administration for decades. As someone who actually does business there, I've had enough. I speak for millions of Americans who have IP that have been stolen by the Chinese. I have nothing against the Chinese people. They brought great literacy, art, and tech to the world. The government cheats and steals, and finally, the government cheats to the world. The government cheats and steals, and finally, an administration, you may not like Trump, you may not like his style or his rhetoric, finally, an administration that puts up and says enough. 400% tariffs tomorrow morning. And I'll tell you why. तो कहते हैं मैं चाहता हूं कि शी जिनपिंग जो है हवाई जहाज से उड़ते हुए यहाँ आए और यहाँ आकर घुटनों पर आकर जो है टैरिफ हटाने की बात करें। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हमारे इन्होंने चोरी किए, बहुत हो गया, अब जो हम इनकी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छी बात है, लेकिन क्या ऐसी इस प्रेशर से, इनके कहने से, चेयरमैन है ओल एरी वेंचर्स के जिन्होंने वहां काम किया, कहते हैं वहां की जो गवर्नमेंट है वो चीट करती है। मुझे चाइना से कोई गुरेज नहीं है, लेकिन ये सच्चाई है। आप चीन में, यदि आप चीन के साथ बिजनेस कर रहे हैं, कि आप चाइना में चले जाइए और वहां के कोर्ट कर दीजिए, ऑफ द वे जाकर चाइना की कंपनी को जिताया जाता है। पूरी दुनिया में लिमिटेड कंपनी का मतलब एक है, वहां प्रोप्राइटरशिप कंपनी में लिमिटेड लिख जाता है, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें। लेकिन एक जो सबसे गंदी चीज है वो वहां की सरकार इसमें शामिल है। वहां की सरकार पूरी तरह से अपने, आप सोचिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं सर जहां नकली आईफोन बन रहा है, आईफोन की कंपनी के लोग आ जाएंगे छापा मारने, और जब वो आएंगे तो पहले ही बता दिया जाएगा कि कंपनी के लोग आ रहे हैं छापा मारने, तो अपना सारा सामान सेट कर लो। ये वहां की सरकारें करती हैं। भारत के बहुत सारे डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स वहां बनते हैं, आज भी बन रहे हैं, पहले भी बनते थे, और कई सारे लोगों ने इसको प्रयास किया रोकने का, लेकिन हमेशा विफल रहे। दूसरी बात, आप वहां जाकर कभी केस कर ही नहीं सकते। अगर आपका पैसा फंस गया तो ये समझ लीजिए कि आप भूल जाइए, अगर चाइना का पैसा फंसा, वहां की कोर्ट आपका कभी भी समर्थन नहीं करेंगी। तीसरी बात, बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए जिसमें कि भारतीय बिजनेसमैन को वहां पर अगवा कर लिया गया, अपहरण कर लिया गया, और अगवा अपहरण करके उनको बैठा के रखा गया, उनके वीडियो है। भारत सरकार के एंट्री करने के बावजूद वहां की सरकार ने किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया, और बल्कि ये कह दिया कि तुम्हारे लोग गलत हैं। किसी ने किसी के साथ बिजनेस डील करी, फर्ज कीजिए मैं आपके पास, मेरी आपकी फ़ोन की डील हुई और आप चाइना के मैन्युफैक्चरर हैं, मैं आपके पास आता हूँ और देखता हूँ मुझे लगता है नहीं आप सही फ़ोन नहीं बना रहे, आपके नहीं फ़ोन हमारे साथ, और मैंने उस डील को कैंसिल कर दिया।
ऐसे केसेस में लोगों का अपहरण करके उनको उठाया गया और उनसे ज़बरदस्ती पैसा मंगवाया गया, और कोर्ट में भी कोर्ट ने चाइना की कंपनी, चाइना के गुंडे, चाइना के अपहरणकर्ताओं का साथ दिया था और आज तक दे रहे हैं। तो ये तो गलत नहीं है, यहाँ तक तो सही है बात कि हाँ चाइना की गवर्नमेंट ऐसा करती है, दुनिया जानती है, जग जाहिर है। उन्होंने अपने पैसे को भी कंट्रोल कर रखा है, सब कुछ कंट्रोल्ड है वहाँ पर। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि चाइना की जिस फैक्ट्री में आप जाएंगे वहाँ आपको जाके ये पता ही नहीं चलता इसका ओनर कौन है। एक बार जो दलाल आपको लेकर जाएगा ना सर, वो लेकर जाएगा वहाँ पर बिल्कुल ऐसा सेटअप बनेगा, और वो जब दलाल जाएगा सब उठ के खड़े हो जाएंगे, हमारा बॉस आया, यही हमारा बॉस है, ऐसा ही बताया जाएगा आपको। वो बॉस होगा ही नहीं, वो तो दलाल था। एक ही कंपनी के 20-20 मालिक बनकर उस कंपनी को विजिट करा देते हैं, इतना बुरा हाल है। और हर आदमी एक ही नाम से बैठ जाता है, जिसके नाम पर आप क्या करोगे, कंपनी का मालिक कौन है उसका पेपर निकाल के वही देखोगे ना, वो सबके वही नाम है, चिंखवा नाम है मेरा, चिंखवा मेरा नाम है, 20 लोग खड़े हैं, किसको पकड़ोगे आप। तो बहुत रिस्की बिजनेस चाइना में हुआ करता था। और अब तो पता नहीं अभी कितना बदलाव आया कितना नहीं आया, लेकिन बहरहाल इसमें कोई दो राय नहीं कि चाइना की सरकार करती है ऐसा। He can only stay the supreme leader if people are employed. If we wipe out any business there, because we are still 39% of all consumables on Earth and 25% of the world's GDP, America is the #1 economy on Earth with all the cards. We will not have that forever. It's time to squeeze Chinese heads into the wall now. Well, We're hold not on. talking about tariffs. Well, I hear you, but hold on. If we're talking about people, the average consumer, not Only stay the supreme leader if people. He'll tell you why. She can only stay the supreme leader if people are employed. He'll tell you why. She can only stay the supreme leader if people are employed. If we. That's it. ये है असल कहानी। शी जिनपिंग, तानाशाह जो भी कहें आपने, लेकिन अनडिस्प्यूटेड चाइना के लीडर हैं और कंटिन्यूस लीडर हैं। और जब जब वहाँ गड़बड़ होती है तब तक वो भारत से लड़ने की भी सोचते हैं। जब उनकी पॉपुलैरिटी कम हो जाती है उन्हें हटाने की बात होती है। कहते हैं शी जिनपिंग तब तक चाइना के राष्ट्रपति बने रह सकते हैं जब तक वहाँ के लोगों के पास रोजगार है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़िया चल रहा है। और जैसे ही वो रोजगार हट जाएगा, लोग बेरोजगार हो जाएंगे, बेरोजगारी आ जाएगी, रिसेशन आ जाएगा, लोगों के पास पैसा नहीं होगा, तो लोग मार्केट पे उतराएंगे, शी जिनपिंग को कुर्सी से उतार देंगे। ओके, तो टैरिफ का पर्पस ये है, समझिएगा अमेरिका को। अमेरिका वही है, एक वो है जो आपके यहाँ आंदोलन करा के तख्ता पलट करता है, उसमें पैसे लगाता है आंदोलन कराने में। जो पिछला गया वो फंडिंग करते थे, उनका 20-20, 30-30 साल हिसाब चलता था। NGOs बना दो, वो NGOs काम करेंगे, आपके यहाँ के प्रोजेक्ट्स को रोकेंगे। हाँ, भारत में तो बहुत होता है ना, ये धंधा है, बहुत बड़ा धंधा है। एक वो सिस्टम था, जातिवाद में घुसो, ऐसा करो, उसमें बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च होते थे। ये धंधा एकदम क्लियर कट है, इसमें बिलियंस ऑफ डॉलर खत्म नहीं होने वाले। ठीक है, आपको फ़ायदा भी होगा और दूसरे देश के रिजीम चेंज भी हो जाएगा एक झटके के अंदर। वहीं के लोग उस पंत प्रधान को, उस राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को जूते मार मार के नीचे उतार देंगे, बोले तूने तो हमारे देश को बर्बाद कर दिया। क्यों? क्योंकि टैरिफ अमेरिका ने लगा दिया। टैरिफ लगाने से क्या होगा? चीज़ें तो अमेरिका में महंगी हो जाएंगी, कोई खरीदेगा ही नहीं ना। जब खरीदेगा नहीं तो तुमसे बनवाएगा कौन? तो कुल मिलाकर जो टैरिफ वॉर है, टैरिफ वॉर नहीं सर, ये रिजीम चेंज वॉर है। वो दूसरे तरीके से कर रहे थे, ये दूसरे तरीके से कर रहा है। मतलब अमेरिका अपनी जात नहीं छोड़ रहा, अपनी औकात नहीं छोड़ रहा, वो वहीं का वहीं है। उसे मालूम मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, दिमाग से निकाल दीजिए कि उसको कुछ बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है, उसकी इकोनॉमी डूब रही है, फलान हो रहा है, ढिकान हो रहा है, वो एक अलग बात है। पर ये एक आप सोचिए, ये बंदा बैठकर यहाँ पर जो बोल रहा है, ये चाइना का प्रतिनिधित्व, अमेरिका का प्रतिनिधित्व इसने चाइना में किया हुआ है। ठीक है, इतना बड़ा आदमी यदि इस चीज़ को बोल रहा है कि शी जिनपिंग घुटनों पर आ जाएगा, शी जिनपिंग तब तक ही राष्ट्रपति जब तक वहाँ के लोगों को, तो इनके मन में क्या चल रहा है? कितना ईजी है ना सर किसी राष्ट्राध्यक्ष को प्रेशर करना इकोनॉमिकली। मैंने हम प्रेशर कर देंगे, वो हमारे हिसाब से चलेगा। और चलते हैं लोग, दुनिया का हर नेता अपने देश में अपनी जनता को बेवकूफ़ बना रहा है, उसे चूना लगा रहा है, जाकर घुटने टेकते हैं लोग। ये सच्चाई है, क्योंकि उसको अपनी कुर्सी चाहिए। वो रह ही नहीं पाएगा सर कुर्सी पर, किस किस को समझाएगा आकर। ये वीडियो कितनों तक पहुँच रहा है? महज कुछ हज़ार तक। आपकी आबादी तो 140 करोड़ की है। अगर मैं पूरी ताकत लगा दूं, आप पूरी ताकत लगा दें, सब लोग पूरी ताकत लगा दें, तो भी आवाज़ नहीं पहुंचेगी, क्योंकि यूट्यूब का कंट्रोल किसके हाथ में? तो वो आपको कहने की इजाज़त ही नहीं देंगे कि सब तक आपकी बात पहुंचे। और विपक्ष को अलग से खरीद लेंगे कि तुमको बैठा देंगे, तुम चिंता मत करो, तुम आ जाओगे ना तो 104 की जगह 100 कर देंगे, 75 कर देंगे, अभी तुम इसको हटाओ। तो विपक्ष, आजकल विपक्ष किसके हाथ में खेल रहा है? पूरी दुनिया का, भारत का भी, अमेरिका के हाथ में। तो ईजी है, अब जिसको कुर्सी, जिसके पास कुर्सी है, जिसको कुर्सी पर बने रहना है, कॉम्प्रोमाइज़ सर उसको करना है, और वो कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, उसकी मजबूरी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। We wipe out any business there because we are still 39% of all consumables on Earth and 25% of the world's GDP.
America is the #1 economy on earth with all the cards. We will not have that forever. It's time to squeeze Chinese heads into the wall now. Well, I'm hold not on. talking about tariffs. Well, I hear you, but hold on. If we're talking about people, the average consumer, not necessarily the head honchos of businesses all across the globe, can they withstand the pressure of that sort of tax on the It's goods? short-lived. There will be But yeah, but what's your timeline compared? You don't know sort of the average American's timeline, what they can actually survive. There's people right now who can't survive. 100% tomorrow morning, cheese on an airplane to Washington to cut a deal. Wait, सेंसिबल बात यह है कि वो कहते हैं कि अमेरिकन खुद नहीं सर्वाइव कर पाएंगे अगर इतना सब महंगा हो जाएगा तो। बात तो ठीक है, पर अमेरिका को फ़र्क क्या पड़ने वाला है? उसे जो प्रिंटिंग मशीन है उसको एक ऑर्डर ही तो देना है, कमांड ही तो देनी है, फिर मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर प्रिंट हो जाएंगे और फिर वो फूड कूपन बांट के सब बराबर कर देगा। उसको कौन सा फ़र्क पड़ने वाला है? उसको कौन सा हिसाब लगाना कि मेरा कितना गोल्ड रिजर्व है? समझ में आया गोल्ड क्यों उठाया जा रहा था? अभी गोल्ड पर एक और कहानी बाकी है, मैं गोल्ड की कहानी लेकर आऊँगा आप लोग के लिए। समझ में आया गोल्ड क्यों उठाया जा रहा था पूरी दुनिया से? एक फेक न्यूज़ चल रही, गोल्ड इतने पे आ जाएगा, उतने पे चला जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। दुनिया में त्राहिमाम मच जाएगा, मान लीजिए अगर ये वाला त्राहिमाम मच गया तो गोल्ड और महंगा हो जाएगा बाबू, सस्ता नहीं होगा। क्योंकि गोल्ड की कीमत नहीं घट रही है, घट रही है करेंसी की कीमत, नोट की कीमत। और जब नोट की कीमत घटेगी तो गोल्ड ऑटोमेटिकली महंगा हो जाएगा, वो थोड़ी घटने वाला है उसके साथ में। भाई विश्वास नोट पे से कम हो गया, किस पर विश्वास जमेगा? गोल्ड पर, सिल्वर पर। क्लियर है? ठीक है, अब समझिएगा। तो कुल मिलाकर जो प्लानिंग थी वो प्लानिंग ये थी कि पूरी की पूरी जो है कंट्रीज उनको गिरा देंगे। शी जिनपिंग घुटने पर आए, अगले दिन सुबह आए ना, बकता हुआ उनका कहना, बोले अगर अमेरिकन नहीं कर पाए कोई बात नहीं, अगले दिन आए। चलिए, टैरिफ का जो वॉर है इससे क्या क्या फ़र्क पड़ेगा, अमेरिका को क्या फ़र्क पड़ेगा? वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अब जो है ये सबसे बड़ा अब तक का इकोनॉमिक वॉर होने वाला है। वो तो वॉर हुआ था, ये इकोनॉमिक वॉर होने वाला है। और यदि इसमें आपको लगता है कि देश इसमें बिना लड़े देश खत्म हो जाएंगे, है ना, रिजीम चेंज तो अभी आपने देख ही लिया है, वो खुद ही बोल रहे हैं कि शी जिनपिंग प्रेशर में आ जाएगा, और प्रेशर में आ जाएगा तो और ईजी हो जाएगा। भाई एक बात को समझिएगा, आपने बोला हमने टैरिफ लगा दिए, फलान कर दिया, हम कह रहे हैं आप 200 नहीं 400% टैरिफ लगाओ, 1000% लगाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बड़ी बात तो ये है कि बाबू ये तो बताओ, आप कहते हो हम अमेरिका में सारी चीज़ें बना लेंगे, पर बना ही नहीं पाओगे, पॉसिबल ही नहीं है आपके लिए। क्यों? सेमीकंडक्टर तो ताइवान से आना है ना, हर चीज़ अलग अलग जगह से आती है, ऐसा थोड़ी आप अकेले कर लोगे। ये पूरी दुनिया का जो वर्ल्ड इकोनॉमिक्स जो इसका जो हो गया है, तो बना गया एक जगह। एक पेंसिल बनाने जाओगे ना सर, तो लकड़ी कहीं से आएगी, उसको चिपकाने वाला ग्लू कहीं और से आएगा, उसके अंदर की जो लीड है जैसे ग्रेफाइट होती है वो कहीं और से आएगा ग्रेफाइट। ये एक देश के बस की बात नहीं है, तो पेंसिल में हज़ारों लोग लग गए भाई, दुनिया भर के देश लग गए। उसके ऊपर का पेंट कहीं और से आएगा, उसको छीलने वाला शार्पनर कहीं और से आएगा। कोई एक देश नहीं कर सकता सब कुछ। जो ये गलत, इतनी ज़्यादा गलतफहमी अमेरिकन, इतनी ज़्यादा गलतफहमी कि हम सब कुछ कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे। मैंने माना कि ये रिसेशन में जा रहे हैं, मुझे मालूम है कि बहुत बुरी तरह से अमेरिका हर्ट हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना आपा खो दें, इसमें तो और आपके देश का कबाड़ा हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा आपका देश। पहले भी समझाया था, फिर से समझा रहा हूँ, मेरी एक बात गलत नहीं निकली अभी तक, भगवान की कृपा से, है ना। राहुल जी कह रहे हैं, इज अमेरिकन रेडी टू वर्क ऑन अ डेवलपिंग कंट्री वेज रेट? नेवर सर, इन दिस टग ऑफ वॉर हम जैसे लोग डूबेंगे। आने वाले टाइम पे आउटसोर्सिंग जॉब्स खतरे में है। इट्स नॉट अ टिकिंग टाइम बॉम्ब। बिल्कुल, क्योंकि टैरिफ तो सर्विसेज पे भी लगेगा ना सर, वो भी महंगी होंगी। भारतीयों को याद रखना पड़ेगा चेंज रिजीम गेम, उससे भी कुछ नहीं होने वाला। देखिए आप एक बात को समझिएगा कामिनी जी, ये सारी बातें तब तक हो रही हैं जब आपके और मेरे जेब में पैसा है, ठीक है। जब पैसा नहीं रहेगा ना, और जब त्राहिमाम मच जाएगा, पेट्रोल 250 रुपये हो जाएगा और आपकी इनकम बंद हो जाएगी, नौकरी चली जाएगी, फलान हो जाएगा, ढिकान हो जाएगा, और सब तरफ जो है रिसेशन आ जाएगा, तब सब लोग एक लाइन से गाली देंगे, फिर किसी को कोई मतलब नहीं है। आप समझिए, पहले एक पूरा जो ताना बाना बोला जाता है इकोनॉमिक्स के नाम पर, उस इकोनॉमिक्स के नाम पर जिस डॉलर पर पूरी दुनिया की करेंसी बेस हो रही है, जिसे रिजर्व बना बना के लोग रखे हुए बताते हैं इतने बिलियन डॉलर का रिजर्व है, सब उसका तो कोई कुछ है ही नहीं, उसके पीछे बैकिंग ही नहीं है, ठीक है। तो पहले क्या किया, पहले इकोनॉमी बनाई गई, उस इकोनॉमी में आपको आराम तलबी की आदत डाली गई। सबसे ज़्यादा गद्दार वो होता है जो आराम तलब होता है, वो सबसे पहले अपने देश के खिलाफ खड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो जो आराम तलबी हमको डाली गई, अब वही आराम तलब लोग तो सेना बनेंगे इनकी। पूरी दुनिया में जो आराम तलब लोग हैं मेरे और आपके जैसे, यही तो इनकी सेना बनेंगे। अमेरिका की ताकत ही हम लोग हैं। हम लोग तुरंत विद्रोह करेंगे, बोले अरे साहब ये तो सत्यानाश मार दिया पूरे देश का, हटा इसको। इसलिए कहते हैं पैसा कितना भी आ जाए, हमेशा
अपने आप को जितना ज़मीन पर हो सके उतना रखने की आदत डालनी चाहिए। मैं आज भी अपने घर में सुबह से लेकर दोपहर तक पंखा नहीं चलाता, बिना पंखे के रहता हूँ। पसीना आने तो कोई बात नहीं, हम अपनी सिटिंग चेंज कर लेंगे जहाँ से हवा आ रही हो। ये आपकी आदत में होनी चाहिए सारी चीज़ें। कभी अपने आप को इतना आराम तलब मत बना लो कि फिर आप अपनी ही लोगों के खिलाफ हो जाओ, जरा सी आराम तलब भी आपसे छिन जाए तो। चलो मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। घरों में देखा है आपने? घरों में देखिएगा, इन्वर्टर लगे हैं, लाइट आ रही है, सब कुछ है, इन्वर्टर लगे, सब कुछ है, बैटरी। अब क्योंकि जरूरत नहीं पड़ती तो कोई ध्यान नहीं देता। फर्ज कीजिए कि बैटरी में पानी नहीं भरा और इत्तेफाक से आधे घंटे के लिए लाइट चली गई, 5 मिनट बाद इन्वर्टर बोल गया, तो बच्चे बाप से क्या बोलते हैं? क्या पापा यार, अब एक बैटरी नहीं लगवा सकते ढंग की? वो देखो चला गया। रिवोल्ट हुआ ना, घर के अंदर भी हुआ ना। जरा सी गर्मी, किसी ने कोई गर्म तवा थोड़ी चला दिया तुमको जो उछक गए एकदम से। लाइट ही तो गई है, दरवाजे खिड़की खोल दो, हवा चल जाएगी। लेकिन नहीं, आराम तलबी की आदत बहुत खराब आदत होती है, ये आपको विद्रोह करा देती है। यही विद्रोह की वो बात कर रहे थे अभी, कि लोग उठाकर फेंक देंगे शी जिनपिंग को। बात समझ में आ रही? नहीं आ रही तो दूसरा एग्जांपल दे दूंगा, बता देना जिन जिनको समझ में नहीं आ रही हो। क्लियर है? अब जरा समझिए कि आखिर इस तमाम सारे चीजों के पीछे काम कैसे हो रहा है। पहले रिजीम चेंज दूसरी तरफ से हो रहा था, अब रिजीम चेंज जो होगा, इकोनॉमिक जो इंटीग्रेशन जो हुआ था उसको बदलकर। अच्छा, इसमें चेरी पिक कर सकते हो आप। कोई ऐसा तो है नहीं कि 20% का आपने सब पर लगाया, सब पे अलग अलग लगाया है, अलग अलग देशों पर। तो जिसका रिजीम चेंज कराना है उसको थोड़ा ज़्यादा लगा देंगे, इसका नहीं कराना उसको थोड़ा कम लगा देंगे। ठीक है, अब एक चीज़ को समझिए, ये सारे लोग एक साथ आए थे, इसको हमने बोला था ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, उससे पहले क्या था? उससे पहले अपने अपने देशों में अपनी अपनी चीज़ें बनती थी और बड़ी महंगी होती थी। मैं याद दिलाता हूँ, कुछ लोगों को याद आ जाएगी, हमारे जो सिंधी हैं उनको ज़्यादा याद आ जाएगी। याद करो वो ज़माना, WTO से पहले वाला ज़माना। क्या धंधा होता था? लोग, आप ये समझ लीजिए, ऑलमोस्ट डेली पैसेंजर थे। हफ्ते में एक दिन सिंगापुर जाना, वहाँ से वापस आना। परफ्यूम तक विदेशी आते थे स्मगल होके, क्योंकि अलाउड रहता था ना, एक व्यक्ति 6 परफ्यूम ला सकता है, इतना सामान ला सकता था। जो जो अलाउड था उतना उतना भर के लाते थे अपने बैग में, खाली जाते थे, बैग में कुछ नहीं होता था, और वहाँ से सामान भर के लाते थे, यहाँ बिकता था। याद है ना, वो लाइटर्स, सिगार्स, सिगरेट्स सब विदेशों से आता था। याद कर लीजिए। तो वापस उसी स्टेज में पहुँच जाएंगे, जिसका जो सामान है वहाँ बेच रहा, क्योंकि टैरिफ इतने ज़्यादा बेच ही नहीं पाएगा, दूसरे 2 नंबर के रास्ते से आएगा। शेषुराम जी कहते हैं जापान इको, आऊँगा सर, उस पर भी आऊँगा। जापान पे तो खुद पर सबसे बड़ा संकट है, वो तो बेचारा, उसको समझ में नहीं आ रहा वो क्या करेगा। तो अब इसके बाद में क्या है कि आप जो है पिछले दशक में अमेरिका ने बहुत कमाया। ग्लोबलाइजेशन होने के बाद अब बहुत कमाया में, उनकी चीज़ें महंगी होने लगी तो ग्लोबलाइजेशन हो गया, उन्होंने चाइना को दे दिया सारा माल, चाइना बनाकर बेचने लगा, रॉयल्टी तो उस पर वही खा रहे हैं। आईफोन की कॉस्ट कितनी है बनाने की, कोई मुझे बताए? और क्या जो आईफोन की कंपनी आईफोन मैन्युफैक्चर करती है, जो बनाती है, जो फैक्ट्री, क्या उसको 1.5 लाख रुपए मिलते हैं? नहीं मिलते। 1.5 लाख रुपए आप एप्पल इनकॉर्पोरेशन को देते हो, फैक्ट्री वाले को वही कीमत मिलती है जितने में बनाता है, उससे 1 रुपया ऊपर नहीं मिलती। तो अमेरिका ने कंट्रोल तो बहुत अच्छा किया है, लेकिन इसके बावजूद अब वो वापस उसी जगह जाना चाह रहे हैं जिस जगह थे आए थे। यानी आप पिछले दौर में चले जाएंगे। ठीक है, इससे होगा क्या? आज ग्लोबलाइजेशन की वजह से आज आप यहाँ खड़े हो, $1 पे 86 रुपये, 86 रुपये के आसपास है। अगर हम इसको रिवर्स कर देंगे, पीछे चले जाएंगे वापस, तो हम $1 16 रुपये पे आ जाएंगे। मुझे याद है मेरे फादर गए थे तब $16 का $1 था, तो हम तो वापस उधर चले जाएंगे। तो ये तो हमारे तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। हमें कौन सा आपके साथ में करना, हमारे तो मार्केट ऑलरेडी इतना बड़ा है, हम खुद अपना कर लेंगे। हमें आपकी आदत, चीज़ें जो आपने लगाई है आदत, उसकी इतनी ज़्यादा भी आदत नहीं लगी कि उसके बिना जी ना पाए। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जिसके बिना जी नहीं सकते। जीने के लिए आपको खाने की ज़रूरत होती, खाना तो भारत ही बना रहा है। ठीक है, अब समझिएगा कि अगर ये वापस ले भी जाते, 1 मिनट के लिए बोल रहे हैं कि हम वापस ले जाते, चलिए मान लिया आप वापस ले गए, क्या करेंगे? आईफोन ऐसे आप अपने आप बनाओगे? हाँ, अच्छा ठीक है, क्या रुपये लेबर है आपके यहाँ? $25 पर घंटा। चाइना में और भारत में क्या लेबर? हमारे ऊपर तो टैरिफ लगा दी ना आपने। चाइना और भारत में क्या लेबर का रेट कितना? दिन भर के कितने पैसे थे? तो 500 रुपये। 15,000 रुपये की तनख्वाह है ना, 500 रुपये पर डे हो गया। 500 रुपये के, मैं कह रहा हूँ 10 घंटे काम कराते हैं हम, कह रहे हैं आप 8 घंटे मान लीजिए, तो भी $1 की कीमत पड़ी। लेबर $1 पर आवर की है
और आपके यहाँ लेबर $25 पर आवर की है। कैसे कंपटीशन में आओगे? आपका आईफोन किधर पहुंच जाएगा, किस रेट में पहुंच जाएगा बताओ? तो आपने दुनिया को कुछ दिया थोड़ी, आपने तो दुनिया का इस्तेमाल किया लेबर के रूप में। तो अगर चलिए एक मिनट के लिए मान लेते हैं यदि ऐसा हो जाएगा, तब अमेरिका में क्या स्थिति बनेगी? अमेरिका में इन्फ्लेशन 40 से 70% बढ़ जाएगा। हमने जो कैलकुलेशन किया, हमें जो समझ में आया, अगर सारा वापस ले जाते हैं अमेरिका में, जैसे अमेरिका बोल रहा है हम सारी चीज़ों को वापस बुलाएंगे अपने, मान लिया, तो आपके यहाँ इन्फ्लेशन जो है ना वो 40 से 70% बढ़ जाएगा। झेल लोगे आप इसको? 2 साल में अमेरिका फेल हो जाएगा, तीसरा नहीं लगेगा। ट्रम्प साहब बोरिया बिस्तर बन जाएगा आपका, आप पता नहीं कहाँ चले जाओगे। ये जिसने भी इनको सलाह दी है ये बहुत बेहूदी सलाह है ना? तो मुझे तो नहीं लगता कि इस हद तक आप इन्फ्लेशन झेल पाओगे। और यदि इन्फ्लेशन आया यदि ऐसा इन्फ्लेशन आया तो डॉलर की कीमत कहाँ जाएगी? कभी सोचा है आपने? अगर इस इन्फ्लेशन को मान ले तो डॉलर $50 से नीचे घुस जाएगा। ठीक है, और ऐसी कंडीशन में क्या सिचुएशन बनेगी जब डॉलर की कीमत ही इतनी कम रह गई? अमेरिका कहाँ जाएगा? कितने बिल छापोगे? और फिर तो दुनिया पूछेगी ना कि भाई ये 50 के नीचे भी जो 49-40 रुपये या 49 रुपये जो आपकी कीमत है, पहले ये तो बताओ कि इसकी कीमत है भी कि नहीं है, इसके पीछे बेस कहाँ है? और बेस की जिस दिन बात हो गई उसी दिन हवाइयाँ उड़ जाएंगी भाई साहब, क्योंकि बेस तो कुछ है ही नहीं। प्राइवेट फेडरल बैंक है आपकी, फेड जैसे बोलते हैं ना, फेडरल रिजर्व, वो प्राइवेट है कुछ लोगों के हाथ में, और वही पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं, है ना? ठीक है, सो लेट अस बी वेरी क्लियर अबाउट इट। तो इतनी अनसर्टेनिटी के माहौल में आप कैसे उम्मीद करते हो कि आप तरक्की करोगे? मुझे तो नहीं लगता। मुझे लगता है आने वाला समय अमेरिका के लिए बहुत टफ हो जाएगा। इट्स नॉट ईजी फॉर अमेरिका, है ना? और जो बड़ी कंपनीज़ हैं उनके शेयर सबसे ज़्यादा टूटेंगे अमेरिका में, जो टॉप की कंपनीज़ हैं जिन्हें आप ब्लू चिप बोलते हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा हर्ट तो वही होंगी ना। और लग्जरी वाले जो आइटम वाले हैं वो तो भूल ही जाना, वो तो कहाँ जाएंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन इतना बढ़ने के बाद किसी के पास पैसा खाने के लिए नहीं होगा, आपकी थोड़ी बात सुनेगा। खैर, आपके रिजर्व की जो आपको रिजर्व करेंसी लोगों ने बनाया है, लोग उससे भी निकाल कर बाहर फेंक देंगे। इम्पैक्ट देखिए कितना घूम कर आएगा। भाई डॉलर की कीमत क्यों? क्योंकि रिजर्व करेंसी हो ना आप सभी देशों की, वो रिजर्व करेंसी निकालना शुरू कर देंगे। मुसीबत जब आती है तो चारों तरफ से आती है, एक तरफ से नहीं। तब क्या करोगे आप? और ऐसी कंडीशन में जब आपकी रिजर्व करेंसी का इतना बुरा हाल होगा तो फिर कहाँ जाओगे आप? आप अपनी कॉलर कितनी भी ऊंची कर लो कि हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, हम फलान कर लेंगे, हम टिकान कर लेंगे, होना नहीं है सर। होना वही है जो सबके साथ मिलकर होगा। आज ये दादागिरी आप करने की कोशिश जरूर कर रहे हो, अच्छा है, तब तक अच्छा जब तक आप बेस्ट बार्गेन मांगना चाह रहे हो, उससे ऊपर अच्छा नहीं। अमेरिका इसको सस्टेन नहीं कर पाएगा, ये मैंने आपको पहले दिन बोला था और मैं आज आपको फिर बोल रहा हूँ। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? इस लड़ाई में चाइना ने और टैरिफ लगा दिया। चाइना विल रेज टैरिफ फॉर ऑल इंपोर्टेड यूएस गुड्स फ्रॉम 34 to 84% ऑन April 10। अरे बाप रे बाप, ये आया गजब। इसे बोलते हैं टैरिफ वॉर। ट्रंप कह रहे थे 50% लगाऊंगा, गा, उसने लगा दिया। 10 अप्रैल से लागू हो जाएगा, यानी जिस समय आप ये बात कर रहे हैं अब से लागू हो चुका। वो कहते पहली फ्लाइट से आओ, चार्टर प्लेन से घुटने पे बैठो, और घुटने पर बैठ के हमसे माफ़ी मांगो, हमसे डील करो। उसने तो 84% लगा दिया। कहाँ जाओगे बाबू? लोगों को समझ में नहीं आया तो समझाता हूँ। अमेरिका वो है जो भारत के ऊपर प्रेशर बना रहा है। किस लिए? मुझसे माल खरीदो, प्रेडेटर ड्रोन्स खरीदो, मेरे हवाई जहाज खरीदो, मेरा बोइंग खरीदो, फलान खरीदो, मुझसे खरीदो। अमेरिका ने जब टैरिफ लगाया तो लोग भी पलट के टैरिफ लगाएंगे, और जब लगाएंगे तो चीज़ें महंगी हो जाएंगी। महंगी हो जाएंगी तो क्या होगा? मान लीजिए मेरे अर्जेंट में मुझे ज़रूरत है, मुझे खरीदनी है वो चीज़, तो मैं 4 की जगह 1 ही खरीदूंगा ना। और जब 1 ही खरीदना है तो आपका जो प्रोडक्शन जो 400 का था वो आ गया 4 पर, क्वांटिटी कम हो गई, तो उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट और बढ़ गई। यानी ये नेवर एंडिंग है, ये ऐसा डोमिनो इफेक्ट है जो नेवर एंडिंग है। एक के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा लगा हुआ है। यानी जो मुझे महंगा लग रहा था वो और महंगा हो गया। अब आप किस मुंह से बोलोगे कि इतना महंगा हो गया? और फिर आप अपने डॉलर को भी तान के रखोगे, कैसे हो पाएगा? तो चीन ने डरने की जगह चीन ने इनके ऊपर 84% का टैरिफ लगा दिया। बोले तुम भी आ जाओ, हम भी आ जाओ मैदान में। फिर क्या हुआ? अमेरिका ने 125% का टैरिफ लगा दिया। Based on the lack of respect that China has shown to the world's markets, I am hereby raising the tariff charge to China by the United States of America to 125% effective immediately। और एक गजब,
125% का टैरिफ, 125% इमीडिएटली। मैं सिर्फ एक चीज जानना चाहता हूं, ये जो शिपमेंट में जो माल था इसका क्या होगा, जो वहां जाकर जो आज डॉक हो गया, जो जिसके बिल ऑफ लैंडिंग बन गए, वो बेचारे क्या करेंगे? जिनके शिप में भी आप लोगों की आपसी लड़ाई हो तो आप जानो, लेकिन इसमें जो व्यापारी पिसा उसका क्या होगा? उन सब का क्या होगा जिनके ऑर्डर्स आ चुके हैं? क्योंकि आपका माल तो आज से ही महंगा हो गया इमीडिएटली, तो मतलब लागू हो गया। 125% का टैरिफ है सर। अब तो किसी के बाप में औकात नहीं कि आपके पोर्ट पर उतार के रख ले अपना कंटेनर, रखते ही चार्ज लग जाएगा खट्ट से, तो बेचारा वो शिप में रख के बैठा रहेगा, बोले मेरे को नहीं उतारना। बिल ऑफ लैंडिंग जैसी फटा तो भाई ड्यूटी लग जाएगी ना, लैंडिंग करानी नहीं है, वो बेचारा चुपचाप रख के बैठा रहेगा। तो 125% का टैरिफ लगा दिया भाई चाइना के ऊपर। अच्छा, तो मतलब इसका क्या हुआ? मतलब जो मैं सिर्फ जानना चाह रहा हूँ, मतलब जो फ़ोन XYZ जो कीमत थी आईफोन की, फ़र्ज़ कीजिए 10,000 में बनता था चाइना में, वो हो गया 20,000 का। तो 10,000 का अच्छा बिकना 1.5 लाख का ही है। हाँ, 125 का टैरिफ तो मतलब 20,000 से भी ज़्यादा हो गया, 25,000 हो गया ना, मोटा मोटा देखा जाए तो 22,500 देखा जाए तो 125% के टैरिफ पे 22,500 का फ़ोन हो गया वहाँ पर लैंडिंग करने। इसके बाद जो है वो बेचेगी कंपनी। अब कंपनी को तो अपना प्रॉफिट चाहिए, कंपनी को भी उसी रेशो में अपना मार्जिन बढ़ाना पड़ेगा, तो वहाँ तो फ़ोन बहुत महंगे हो जाएंगे। फ़ोन एक एग्जाम्पल दिया, सारे प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे। तो चाइना और अमेरिका दो में ज़बरदस्त लड़ाई चल रही है, और 125% का टैरिफ विद इमीडिएट इफेक्ट। मार साले को मार, खोपड़ा फोड़ साले का, राजू इसका खोपड़ा फोड़ दे रहे, खूब मारो, खूब पीटो एक दूसरे को, लगे लगे लगे। पलट के एक बार देखो तो सही अपना टैरिफ कितना है? 125% चाइना पे लगा, हम काहे को चिल्ला रहे यार? चाइना जाने, चाइना कहाँ जाने, चाइना कल बर्बाद होता है आज, हमें उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? हम पर तो टैरिफ नहीं लगा ना। लेकिन अभी आगे और है, आगे जरा समझिएगा। At some point, hopefully in near future, China will realize that the days of ripping off the USA and other countries is no longer sustainable or acceptable. Conversely, and based on the fact that more than 75 countries have called representative of the United States, including the Department of Commerce, Treasury, and the USTR to negotiate a solution to the subjects being discussed relative to trade barriers, tariffs, currency manipulation, and non-monetary tariff, and that these countries have not, at my strong suggestion, retaliated in any way, भारत ने नहीं किया, shape or form against the United States, I have authorized a 90-day pause and a substantially lower reciprocal tariff during this period of 10%, also effective immediately. Thank you for your attention to this matter. शाबाश। चाइना पर 125% का टैरिफ आज अभी इसी समय से लागू हो गया, और बाकी लोगों के ऊपर टैरिफ नहीं लगा। उन पर जो है 90 दिन का पॉज लगा देंगे, और जो 90 दिन का पॉज है इस बीच में 10% का टैरिफ लगाएंगे। भारत के लिए इससे बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी 1000 साल में भी नहीं हो सकती। अगर 90 दिन को सस्टेन कर जाए, दिक्कत यह है कि अपनी बात पे कायम नहीं रहते। मैंने पहले ही बोला था, ये आदमी यू टर्न वाला पलटू है। दिक्कत यह है कि अपनी बात पे कायम नहीं रहता। यदि ये 90 दिन के लिए कायम हो जाए कि मैं 90 दिन तक ये हटाऊंगा ही नहीं, 90 दिन का समय है, मैं कहता हूँ सारे काम बंद करके भारत सरकार को एक डिपार्टमेंट अलग खोलना चाहिए आज, अभी इसी रात को, और पूरी ताकत से जुट जाना चाहिए अपना एक्सपोर्ट बढ़ाने में। ये इससे अच्छा मौका आपको मिलेगा नहीं अमेरिकन मार्केट में घुसने के लिए, कि एक तरफ 125% टैरिफ है एक व्यक्ति पर और आप पर सिर्फ 10% है। इससे बड़ा और क्या आपके साथ? आपके पास क्षमता है, आपके पास लेबर है, आपके पास लोग हैं, आप ये कर सकते हो। लेकिन इसके लिए सरकार को एक मूवमेंट चलाना होगा, बड़ा मूवमेंट चलाना होगा, और तुरंत चलाना होगा। सारे काम छोड़कर ये काम करना होगा, तब ये हो पाएगा। और मेरे ख्याल से ये हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी बहुत प्रोएक्टिव है, कर सकते हैं, करना चाहिए, क्योंकि एक तरफ 125% का टैरिफ है, 125%। We understand you have a lot of questions, so in the effort of transparency, we're here to talk about the president's latest statement regarding his America First trade plan. As you all know, the president just put out a statement announcing an additional tariff on China. The tariff on China will now go up to 125% because China imprudently decided to retaliate against the United States. And as I said at the podium yesterday, when you punch at the United States of America, President Trump is going to punch back harder. In that same vein, we have had more than 75 countries from around the world reach out to President Trump and his team here at the White House to negotiate better trade deals for the American worker. We have been overwhelmed with the amount of requests from countries around the world. I'll let the Secretary speak to that. We will continue with the tailor-made negotiations that I spoke about yesterday. In the meantime, there will be a 90-day pause on the reciprocal tariffs as these negotiations are ongoing, and the tariff level will be brought down to a universal 10% tariff. The Secretary here has been a huge part of the President's trade team, of course, and will continue to lead these negotiations moving forward to look out for the American worker, which is always President Trump's goal. So I'll kick it over to our great Treasury Secretary, Scott Bessent. तो मैडम कहती हैं
90 दिन का टैरिफ लगा दिया है, 125% का टैरिफ लगा दिया है चाइना के ऊपर, 90 दिन का पॉज लगा दिया, 10% का भी टैरिफ है। इसके बाद में टेलर मेड हर देश से अलग अलग नेगोशिएशन होगा, किससे कितना बनेगा। ट्रंप कहते हैं कि मोदी बहुत टफ है, बहुत टफ नेगोशिएटर है। देखते हैं भारत कितना नेगोशिएट कर पाता है, भारत कहाँ तक नेगोशिएशन के टेबल पर पहुँचता है। देखिए एक बात तो पक्की है, इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिल नहीं सकती। लेकिन इस बीच में भारत के लिए फ़ायदेमंद क्या है? भारत के लिए फ़ायदेमंद ये है कि हम बहुत सोच समझ कर और बहुत, जैसे कहते हैं ना, टफ नेगोशिएटर जिसे बोलते हैं ना, कि इतना आसान नहीं है हमारे से बार्गेन करना। भारत के पास बार्गेन करने के लिए बहुत कुछ है जो अमेरिका के अंदर हो रहा है। प्रो पैलेस्टीनियन रैली है, यही प्रो पैलेस्टीनियन जो लोग हैं यही लोग ट्रंप के खिलाफ में भी हैं, हैंड्स ऑफ वाले मूवमेंट में। ये लोग ट्रंप पर प्रेशर बना रहे हैं और बड़ी संख्या में बाहर आ रहे हैं। हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। ट्रंप ने टैरिफ लो इसलिए नहीं करे कि उसको आप पे कोई एहसान करना, उसको खुद को जरूरत है, उनके देश में गड़बड़ शुरू हो जाएगी, इसलिए ट्रंप की मजबूरी है। ट्रंप आपके साथ आएगा ही आएगा। मैंने फिर कह रहा हूँ, देखिए जब ये टैरिफ वॉर शुरू हुआ था, मैंने इससे पिछला एपिसोड किया था और तब मैंने कहा इस पूरे टैरिफ वॉर में सबसे ज़्यादा फायदा भारत को होगा। जब रशिया यूक्रेन वॉर हुआ था तब मैंने क्या कहा था? मैंने कहा इसमें भी फायदा भारत का होगा। आप लिख लीजिए एक एक चीज़ को, कितने दिन पुरानी बात है जरा मुझे बताइए। जब मैंने कहा था ये इन्होंने जो किया है इससे भारत को फायदा ही होगा, इससे नुकसान नहीं होगा, भारत इसमें भी फायदा कमा के ले जाएगा। लेकिन दो तरह का माइंडसेट होता है, याद है तो लिख दिया करो फटाफट, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, है ना। वैसे भी आप लोग 3-3, 4-4 साल पुराने वीडियो पर टैग कर देते हो, हैं। बुरा मन नहीं मानता, मैं सिर्फ इतना देखता हूँ कि आप लोग पूरा देखते हो कि नहीं। अब सवाल इस बात का है कि हमने कहा था कि भारत को फ़ायदा होगा। भारत की सिचुएशन आपके सामने, एक तरफ 125 दूसरी तरफ 10% का टैरिफ है। क्या अभी भी हम सोते रहेंगे या फिर हम प्रोएक्टिव होकर कि नहीं हमको ये करना ही है, हम रातों रात इस पर काम करना शुरू करें और ये जितने भी आपके आईपी फाईपी वाले हैं इनको बुलाकर लताड़ कर इनको बोले कि आपको व्यापारी के हक में, आपको व्यापारी के असिस्टेंट बन के काम करना है, हर हाल में आपको सारे काम करके देने। और यदि आप लोगों ने अपना रवैया नहीं बदला तो सिर्फ नौकरी नहीं जाएगी, आपको जेल में भी डाला जाएगा। इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं भारत के लिए। ये बहुत शानदार ब्रेक है भारत के लिए। अमेरिका में बिकने वाले सामान में 50-60% सामान चाइना का होता है टोटल बिकने में। अगर उसमें से आधा भी अगर आप ले जाते हो, भारत और चाइना में फ़र्क मालूम है 10 गुने का है, या शायद उससे भी ज़्यादा का होगा। तो हम तो बहुत पीछे हैं, हमें तो मौका मिल रहा है, हमें तो इस मौके को छोड़ना ही नहीं चाहिए। खैर, चाइना ने लेकिन अमेरिका का बहुत मजाक उड़ाया है। इतनी दम कैसे आई चाइना के पास में? इतनी दम इसलिए आई कि उसे मालूम है सुबह उठ के बाबू जो तुम ब्रश इस्तेमाल करते हो वो भी मेड इन चाइना है, जो तुम कपड़े पहनते हो वो भी मेड इन चाइना है, सब कुछ मेड इन चाइना है। आप जाओगे कहाँ? 2 days बिफोर, याद है गुरुजी, है ना। धन्यवाद भैया बताने के लिए। आवाज़ नहीं आ रही है, तमीज़ है यूट्यूब, क्या करें। तो कुल मिलाकर जो है इस प्रकार के मीम्स बन रहे हैं और चीन जो है कंटिन्यूस चढ़ा रहा है। पर ये एक मीम नहीं सर, मीम्स की बाढ़ है। आइए इसके बाद दूसरा मीम आया, अरे रे लड़ते रहो और मीम्स आते रहेंगे। ये मीम वॉर भी सही है, ये भी सही है। डोनाल्ड ट्रंप से ही कपड़े सिलवा लिए भाई। अरे प्रभु, AI बनाया तो अमेरिका ने, उपयोग चाइना कर रहा है। अरे रे 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 रे, ये कपड़े सिलवा, तो ये स्थिति है। मीम्स पे मीम्स की बाढ़ आ रखी है साहब। और आज का जो लेटेस्ट मीम है वो भी देख लीजिए। जूते बनवा दिए बाबू प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और हाँ एलन मस्क से।
जूते बनाओ जूते, अरे राम, और भी बाप रे बाप, और भी है भाई, पूरी कैबिनेट है भाई, सॉरी हमको लगा एक आध दो ही होंगे। चलो बोले काम पे लग जाओ। ये देख रहे हो ना आप, पीछे अमेरिकन फैक्ट्री भी लिखा हुआ, ये जो देख रहे हो ना असेंबली लाइन्स इस प्रकार की, ये भारत को बनानी पड़ेंगी रातों रात, रातों रात हमको ये बनाना पड़ेगा अगर हमको वाकई में फायदा उठाना है तो। मीम्स अपनी जगह, लेकिन ऑन अ सीरियस नोट भारत के पास एक सुनहरा मौका है जिसको भारत को भुनाना चाहिए। सर क्या बनाएं और क्या एक्सपोर्ट करें अमेरिका, अरे कैसी बातें कर दी, क्या क्या एक्सपोर्ट हो रहा है। और जो बात रात को कोई आता है, उसने आज से 2 दिन 3 दिन 4 दिन पहले जब कही थी, जो बात कही थी कि भारत को उससे फायदा होगा, याद है, अच्छी तरह से याद है, तो फायदा होने लगा, बोलने लगी। Now, as a result of Donald Trump's heightened tariff on Chinese the rising costs imposed by China duties, while Apple attempts to win an exemption from President Trump's tariff. तो चलिए साहब, हो गई वही बात जो आप और हम चाह रहे थे। धीरे धीरे देखो, पहले भी शिफ्टिंग तो हो रही थी, 2-3 साल से हो रही थी, पर अब हड़कंप मच गया, अब त्राहिमाम मच गया है, और भाग भाग कर भारत आ रहे हैं, सब के सब भारत आ रहे हैं, है ना। जो लोग लिखते हैं भाई साउंड गया, तो कम से कम जो लोग यहाँ देख रहे हैं वो बता तो दिया करें साउंड आ रहा है। तो भाग भाग कर सब भारत आ रहे हैं। 125% का टैरिफ वर्सेस 10% का। मैं तो कहता हूँ ये टैरिफ वॉर और चले, कभी खत्म ना हो। 400% ले जाओ आप इसको, और जो चाहिए हम बना कर दे देंगे। आप क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो? आईफोन भारत में भी तो बन रहा है, यहीं से बन जाएंगे सारे। कुल मिलाकर आईफोन मैन्युफैक्चर जो कंपनी है बनाने वाली, अब वो भारत में पूरी तरह से शिफ्ट होने का मन बना रही है। और अगर ऐसा होता है तो $70 बिलियन के आसपास का नुकसान हो जाएगा चाइना को, $70 बिलियन का फ़ायदा हो जाएगा भारत को। भारत में तकरीबन 6 लाख नए जॉब्स क्रिएट हो जाएंगे सिर्फ आईफोन से। और ऐसी हज़ारों और कंपनियां जो आएंगी, सभी को आना पड़ेगा, ठीक है। फिर क्या, अमेरिका तो कुछ और कह रहा है। Does the president endorse something that Carol Olympics said on television this weekend, which is that the army of millions and millions of human beings screwing in little screws to make iPhones, that kind of thing is going to be moving to the U.S.? Is that how the president envisions manufacturing shifting? And if so, how long would that take? The president wants to increase manufacturing jobs here in the United States of America, but he's also looking at advanced technologies. He's also looking at AI and emerging fields that are growing around the world that the United States needs to be a leader in as well. So there's an array of diverse jobs, more traditional manufacturing jobs, as you discussed, but also jobs in advanced technologies. The president is looking at all of those. He wants them to come back home. But iPhones specifically, is that something that he thinks is the kind of technology that can move to the U.S.? Absolutely. He believes we have the labor, we have the workforce, we have the resources to do it. And as you know, Apple has invested $500 billion here in the United States. So if Apple didn't think the United States could do it, they probably wouldn't have put up that big chunk of change. तो कहते हैं हम यहाँ बना लेंगे, हमारे पास लेबर है, हमारे पास सब कुछ है। 1 मिनट, लेबर कौन सी है आपके पास? वो जो बाहर से आ रहे थे लोग, वो काले, और उन्हें तो आप भगा रहे हो। ट्रम्प तो उनके खिलाफ है, डिपोर्ट कर रहा है। लेबर तो आप डिपोर्ट कर रहे हो, तो आपकी खुद की लेबर अमेरिकन्स वो काम करेंगे किस रेट में? आपसे ना हो पाएगा, ये मैं बता देता हूँ। अमेरिका ये कर ही नहीं पाएगा। आराम तलबी की जो आदत अमेरिका की इस जनरेशन को लग चुकी है सर, ये संभव ही नहीं है कि अब काम कर पाएँ। किसी ने भी नीचे लिखा था 2 टाइम खाना है दबाकर, 2 टाइम ही 4 टाइम खाते हैं हम लोग, नाश्ता सुबह का, शाम का नाश्ता और खाना, और उसके बाद दोपहर में सोना। ये तो बात है। तो कैसे करेंगे कंपटीशन? सही बात है। अगर ये एटीट्यूड है भारतीयों का तो कुछ नहीं कर पाएंगे। अब 125% टैरिफ के बाद यदि चाइना से भारत शिफ्ट होता है पूरा हिसाब किताब, तो ज़रा समझिए, चाइना का जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग है वो पूरे ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का 28.8% चाइना में होता है। पूरी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का, पूरे पृथ्वी पर जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसका 28.8 यानी कि 29 यानी मोटा मोटा 30% चाइना में होती है उसकी मैन्युफैक्चरिंग। आप जो कह रहे हो ना चाइना से उठा लो, तो इतना आसान भी नहीं, इतना बड़ा शेयर है। भारत से 10 गुना, 12 गुना, 15 गुना ज़्यादा बड़ा शेयर है मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है, क्लियर है। अब आ जाइए दूसरी बात पर। चाइना के पास क्या है जो भारत के पास नहीं है? चाइना भाई सारी कंपनियां आपके पास आ जाएंगी, अच्छी बात है, लेकिन हमारे पास क्या है? हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। 2-4 रोड के आप नाम गिना देते हो, इसके बाद क्या आपके पास SEZ है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन आपके पास है? क्या आपके पास एटीट्यूड है काम करने का?
क्या आपके पास नेटवर्क है इन सबको जोड़ने का? लॉजिस्टिक नेटवर्क है? गति शक्ति, पीएम गति शक्ति सोचिए कब आया था, तब मैंने उसकी बहुत तारीफ करी थी। लोगों को समझ में नहीं आया पीएम गति शक्ति क्या है। मैंने यहाँ पर बैठ के 1 घंटा बर्बाद किया था, आप में से भी पता नहीं कितने लोगों को समझ में आया होगा। आज उस गति शक्ति, पीएम गति शक्ति की आवश्यकता पड़ गई आपको, और रातों रात पड़ गई, क्योंकि अब आपको सब सारी कनेक्टिविटी चाहिए। एक एक इंडस्ट्रियल जगह से रेलवे लाइन होनी चाहिए। क्या बोला था पीएम गति शक्ति में? ये था ना कि सीधे रेलवे लाइन जाएगी कहाँ? इंडस्ट्रियल एरियाज में, वहाँ से सीधे कंटेनर रखो, सीधे पोर्ट, और पोर्ट से सीधे निकल गया माल। लेकिन आप तो कितना कर पाए कितना नहीं मालूम नहीं। फ्यूचरिस्टिक सोच होना भारत में, लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, है ना। आपने 3rd लाइन प्रोजेक्ट है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, आज आपको समझ में आ रहा है इनकी जरूरत है। जब चाइनीज कंपनी सारी यहाँ आने को तैयार हो जाए, सोचिए कब सोचा गया था वो, और आज उसकी जरूरत पड़ रही है, रातों रात जरूरत पड़ रही है। ऐसे ही नहीं होती चीज़ें, ऐसे नहीं हवा में हो जाती है। और आप एक चीज़ को याद रखिएगा, जो चीज़ इस लाइफ पर जिसको दिखाया जा रहा है, जिस पर एम्फेसिस किया जा रहा है, इसका मतलब उसकी वैल्यू कहीं ना कहीं तो ज़्यादा है। आप दिन भर आप वो हिंदू मुस्लिम करते रहिए, उससे कुछ नहीं होने वाला है। कोई चीज़, पर्टिकुलर चीज़ अगर बताई जा रही है, दिखाई जा रही है, तो समझ लीजिएगा कि इसकी मतलब इसकी वैल्यू बहुत है, इसको करना है। क्योंकि हम बहुत सोच समझ के टॉपिक उठाते हैं, ऐसे नहीं उठाते। आज क्या बात है कि हमने सबसे पहले इस टॉपिक को उठा लिया, क्योंकि टैरिफ वॉर देश हित में है। जितना टैरिफ वॉर होगा उतना भारत को फायदा होगा। मैंने पहले ही बोल दिया था और आज फिर बोल रहा हूँ। आज भी हमारे पास में सब कुछ है, कोई कमी नहीं। हम कैसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर को, लॉजिस्टिक को, स्किल्ड वर्कफोर्स को कहाँ से लाएंगे जो चाइना के अंदर है? कैसे आप रातों रात उसको लेकर आओगे? हमें तो सीखना ही नहीं है कुछ। जब कोई चीज़ बोलता हूँ सीखने के लिए, तो सीखना ही नहीं है। नई चीज़ सीखने के लिए बोलता हूँ, सीखना ही नहीं है। हमारा एटीट्यूड क्या होता है जब हम नौकरी करने जाते हैं? सारे भारतीयों को बोल रहा हूँ मैं, हमारा एटीट्यूड क्या है? कोई चीज़ नई मत सीखो और ज़्यादा काम मिल जाएगा। ऐसे ही होता ना, सच 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 बोलना, दिल पर हाथ रखकर। अपन नौकरी करने जाते हैं, ये करते ना, कुछ नया मत सीखो यार, और काम बढ़ जाएगा, जबरदस्ती ये काम और गले में पड़ जाएगा, मत सीखो। आज सोचिए आप कहाँ पर हैं। ठीक है ना, समझिए इस बात को। देखो यार, ये जो भूतियापंथी की हरकतें हैं ना आप लोगों की, इसको मेहरबानी करके अपने पास रखा करो, ठीक है? हो गए बैन, अब ज़िंदगी भर नहीं आ पाएंगे, रोते रहेंगे। चलिए, तो कुल मिलाकर ये दूसरा, अगर मान लीजिए कि जो लेबर कॉस्ट है, चाइना की लेबर कॉस्ट अभी बढ़ गई है ना, वो पहुंच गई है $600 पर मंथ पर एवरेज। भारत की कितनी मालूम है? $150 पर मंथ एवरेज। 600 और 150 का फर्क है सर, 4 गुने का फर्क। कैसे बराबरी होगी? हम तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट में हैं, फिर भी हम काम नहीं कर पा रहे। एप्पल पूरा अपना यहाँ शिफ्ट कर देगा, मैंने मान लिया, लेकिन इसके साथ में आप क्या कि जो पॉलिटिक्स है, गंदी पॉलिटिक्स, सबसे पहले एक चीज़, एक कानून भारत के अंदर बनना चाहिए। पॉलिटिक्स के तहत, पॉलिटिक्स का इन्फ्लुएंस किसी भी फैक्ट्री, किसी भी बिजनेस पर नहीं होगा कि तुम्हारी भाषा, तो तुमने जाके फैक्ट्री बंद करा दी, पिछवाड़ा तोड़ देंगे, आजीवन कारावास देंगे अगर ऐसी हरकतें करी तो। भाषा टाशा जो करनी है, और स्टेट पहले से लिखते भैया हमारे यहाँ भाषा का नाटक है, तुम्हारे कोई आएगा नहीं, भेजेंगे नहीं तुम्हारे यहाँ, क्योंकि आपको एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। फिर तुम्हारी स्ट्राइक हो रही है, नहीं पसंद आ रही, नौकरी छोड़ दो। तुम्हारे बाप का, तुम्हारी नाल गड़ी है क्या उधर? तुम्हारे बाप का राज है कि नहीं हमारी तनख्वाह बढ़ाओ, हमारा ये करो? नहीं बढ़ा पा रहा भैया, दूसरी जगह कर लो ना, तुमको अच्छी मिल रही तो। ये सब बंद होना चाहिए। आप इस तरह से ब्लैकमेलिंग करके, ये जो लाल सलाम वाला जो आपका एटीट्यूड है, इसको आपको छोड़ना ही होगा। कोई इसके अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं है आपके पास। ठीक है ना? खैर, अब आगे चलते हैं। इसके अलावा दूसरी चीज़, मुझे हंसी इस बात पर आ रही है, वो नोटिफिकेशन वाले पर, मतलब कितने चमन भूतिये टाइप के लोग हैं इस दुनिया में कि उस बेवकूफ़ को ये लगता है कि लाइव 5 मिनट में बंद कर दो। अरे मूर्ख आदमी, तेरे पास किसने बोला है तुझे देखने के लिए? तू चला जा। आई मीन दिस इज सो रिडिकुलस। इतने सारे लोगों का समय बर्बाद कर रहे हैं बैठकर। गुरुजी, डू यू बिलीव दैट ITI कोर्सेज लाइक प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल कार्पेंटर विल हैव मोर वैल्यू देन IIT सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स इन फ्यूचर? देखिए, ITI की वैल्यू एक अलग है, वो प्लानिंग नहीं होती सर, वो उसमें आप प्योर लेबर और स्किल्ड लेबर पैदा करते हो, इसलिए उसकी वैल्यू हमेशा ज़्यादा रहेगी। आज भी है। आपको लगता होगा सर इंजीनियर, आज भी आप इंजीनियर की जगह ITI सामने रख दीजिए तो इंजीनियर की जगह ITI उठाता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड आज भी। उसको मालूम है ITI वाले को ज़्यादा काम आता होगा, उसने कुछ ज़्यादा सीखा होगा, है ना धीरज जी? कोई, और देखिए जहाँ सॉफ्टवेयर की आपने बात कर दी ना, सॉफ्टवेयर एक अलग फील्ड है, हम एक मैकेनिकल फील्ड की बात कर रहे हैं ना। तो लेबर कॉस्ट का